तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है जिसे आप हिंदी ऐच्छिक विषय भी कहते हैं, इसका जो कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है यानी कि 16 मार्च। जी हाँ बच्चों, 16 मार्च 2026 को जो कल आपका सीबीएसई का बोर्ड का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम लोग अपना एक और इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। और ये हमारा सैंपल पेपर नंबर 6 का वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने 5 सैंपल पेपर की वीडियो अपलोड कर दी है बच्चों। उसके अलावा तीनों बुक के यहाँ पर वन शॉट की वीडियो अपलोड कर दी है। तो उन सभी वीडियोस को जरूर जा करके देख लीजिएगा। आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग अपना छठा सैंपल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये सैंपल पेपर तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा ये सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसी में से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आएंगे, सेम टू सेम छप करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इस वीडियो पर हम लोग लाइक का टारगेट रखते हैं केवल और केवल 1000 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। ठीक है। और अभी तो कल आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका आएगा मेन एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस की तैयारी तो बहुत बढ़िया करवा दूंगा। उससे पहले इकोनॉमिक्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स की भी तैयारी मैं बहुत बढ़िया आपको करवा दूंगा। बस एक बारी मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह से पेपर आपका आता है। देख सकते हैं, जैसे एक आपको यहाँ पर सीरीज नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, नीचे कोड नंबर रहता है पेपर के अंदर। और इसके भी नीचे चलेंगे तो कुछ सामान्य निर्देश लिखे हुए देखने को मिलेंगे आपको, ये देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको दिखा भी रखी है और समझा भी रखी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और ये जो हमारा छठा सैंपल पेपर है इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं खंड अ के अंदर और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुन करके लिखिए। तो बेसिकली यहाँ पर हमें एक गद्यांश दे दिया है, एक पैसेज दे दिया है, इसे पढ़ना है हमें और इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका आंसर हमें लिखना है। तो देख लेते हैं गद्यांश किसके ऊपर है। तो इस तरह से बातें बताई जा रही हैं गद्यांश के शुरुआती लाइनों में कि 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्त व्यस्तता आ गई। ठीक है, 13वीं सदी ये एक टाइम पीरियड की बात कर रहा है। इस टाइम तक देखा गया कि जो धर्म का क्षेत्र था, रिलीजन का जो सेक्टर था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता आ गई थी। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। ठीक है, और शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबरों की प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कर्ष, विधायक, सामाजिक और व्यक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर पूरा का पूरा ये गद्यांश दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो गद्यांश वाले यानी पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपको करवाते हैं। बाकी पेपर में आपको यूनिक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका सेक्शन बी और सी, उसके अंदर से सेम टू सेम क्वेश्चन आने की संभावना होती है बच्चों। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके इसलिए हम आपको ये करवाते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये सारा का सारा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पर जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको देख लेते हैं करके। तो पहला क्वेश्चन है, 13वीं सदी तक किस क्षेत्र में उथल पुथल मच चुकी थी? तो धर्म के क्षेत्र में। गद्यांश की शुरुआती लाइनों में ही यानी पैसेज की स्टार्टिंग की लाइनों में ही हमने देखा कि धर्म के बारे में बताया गया था कि इस क्षेत्र में उथल पुथल मच चुकी थी। अब बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर डरते हैं कि यार मैं बड़ी क्लास में आ गया हूँ, 12वीं क्लास में, यहाँ पर मुझे ना पैसेज के अंदर आंसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ सही नहीं है। पैसेज के अंदर आंसर आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा ना आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एक 6th क्लास का पेपर उठा करके देखेंगे, ठीक है, 6ठी क्लास का हिंदी का पेपर उठा करके देखेंगे और उसमें भी पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या रहता है बच्चों कि उसमें एकदम आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 6ठी क्लास का पेपर है और आप कौन सी क्लास में हैं? आप 12वीं क्लास में हैं। ठीक है, तो 12वीं क्लास का लेवल थोड़ा सा तो हाई रहेगा ही, इसलिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आईएएस, पीसीएस या फिर एकदम कंपटीशन लेवल का दे देगा आपको। ठीक है, इतना देगा कि आप इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से पैसेज को देखा कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, पैसेज को एक नज़र मारा कीजिए, पढ़ना नहीं है, एक नज़र मार लेना है। ठीक है, एक नज़र मारने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा।
ठीक है, 1 मिनट में पूरा एक पैसेज पे नजर मार लिया कि अच्छा हाँ ये, इससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज किसके ऊपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको पढ़िए और सीधा आंसर आपको पैसेज में मिलता हुआ जाएगा। पूरा पैसेज मत पढ़ा कीजिए, इससे ना कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होता है। ये एक ट्रिक है जो आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है क्वेश्चन को करने का। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, समाज में निष्क्रियता के भाव किसके प्रभाव से फैल रहे हैं? तो मायावाद के द्वारा। ठीक है, ये हमने देखा भी था, तो घ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल जो पैसेज आएगा वो इससे डिफरेंट आ सकता है, बट पैटर्न यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप समाज में क्या परिवर्तन हुआ? तो अंधविश्वासों पर चोट देखने को मिली, सामाजिक मूल्यों की स्थापना हुई बच्चों, और लोक विमुख भावों का विरोध हमें देखने को मिला। तो सभी जो है, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि भक्ति काव्य की दो मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? तो भक्ति काव्य की दो मुख्य शाखाएं निर्गुण और सगुण है। ठीक है, निर्गुण और सगुण भक्ति के बारे में आपने सुना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़े? हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा भक्ति आंदोलन वगैरह के बारे में, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है उसमें देखिएगा। ठीक है, जो भक्ति सूफी परंपरा वाला जो चैप्टर है ना आपका हिस्ट्री के अंदर, उसमें इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जिक्र दिया गया है। बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। मेनली हम लोग जो फोकस करेंगे वो सेक्शन बी और सेक्शन सी पे फोकस करेंगे। बाकी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आपको ना काव्यांश दे देगा। काव्यांश का मतलब होता है कविता का एक अंश दे देगा, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, और इस पर आधारित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको लिखना है। तो ये जो काव्यांश है ये मैं आपको पढ़ देता हूँ बहुत फनी वे में। ठीक है, इस तरह से ये काव्यांश है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले है, अनिश्चित की गह पर सरित गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब काटको के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएगा मिलेंगे कौन सहसा पड़े, कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। कितना सुंदर दिया गया है। अगला है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, देखते हैं सब इन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकता सकती सफलता, ये उदय होते लिए कुछ धैर्य नैनों के लिए नियल में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दो, 100 स्वप्न पर भी मृग मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा गाना वाना का भी प्रैक्टिस हो जाता है मेरा। चलिए, तो ये हमें काव्यांश दे दिया था। इसके आधार पर पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कवि ने किसे पथ की पहचान करने को कहा है? पथ का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो कवि जो है उसने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की वाले यात्री को पथ की पहचान करने का यहाँ पर बोला है कि भैया जीवन पथ पर, यानी कि लाइफ के रास्ते पर जब आप आगे बढ़ते हो, जो ट्रैवलर्स है, जो यात्री है, तो वो अपना रास्ता खुद चुन ले, है ना, इस तरह से पथ की पहचान कर ले। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि इस पथ की निशानियां कैसी है? तो इस पथ की जो निशानी है वो मौन है बच्चों। ठीक है, मौन यानी कि शांत है। अगला क्वेश्चन कि इस राह पर चलते हुए यात्रा को सरल बनाने का तरीका क्या है?
तो स्वयं की समझ के सोच विचार कर कदम बढ़ाना चाहिए। और ज़िंदगी में भी हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी और के दिमाग से हमें नहीं चलना है। अगर हम खुद से दिमाग लगा कर चलेंगे तो ही हम अपना रास्ता आसान बना सकते हैं बच्चों। ये लाइफ से रिलेटेड बात था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका घ वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि पूर्व चलने के बटोही कविता में पंथी से क्या कहा गया है। तो पूर्व चलने के बटोही कविता में पंथी से कहा गया है कि उसे रास्ते की पहचान करनी चाहिए और यात्रा के दौरान आने वाली अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है कि भैया अपने रास्ते की पहचान कर लीजिए, और जब आप ट्रैवल करेंगे, जब आप यात्रा करेंगे तो उस दौरान जो भी अनिश्चितताएं आएंगी, ठीक है, यानी जो भी दिक्कत समस्याएं आएंगी उसके लिए आपको ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसकी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके लाते हैं, एकदम फोड़ देते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए इन तीनों सब्जेक्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। हमने इन तीनों ही सब्जेक्ट के 15-15 सैंपल पेपर बना करके रेडी कर दिए हैं विद सॉल्यूशन के साथ। इनको आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि देखिए सैंपल पेपर के अंदर आपको हर तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका हिंदी का जो कल पेपर है उसके लिए आपने 15 सैंपल पेपर हमसे लिया, ठीक है, तो ये एक तो आपको विद सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर पूरे 2026 का जो कल आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस के अंदर से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके पैसेज वाले निकलते हैं क्वेश्चन वो मिल जाएंगे आपको। इम्पोर्टेंट आपके सप्रसंग व्याख्या मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं पूरे सिलेबस के अंदर से। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, अभिव्यक्ति प्लस माध्यम के क्वेश्चंस, तो हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी आपकी सैंपल पेपर से। तो आज ही स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड्स की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए बच्चों, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि इस कविता में यात्रा के दौरान आने वाली अनिश्चितताओं का क्या उल्लेख किया गया है। ये जो कविता है हमारी, जिसको अभी हमने पढ़ा और समझा, तो इसके अंदर यात्रा के दौरान यानी ट्रैवल करने के दौरान आने वाली जो अनिश्चितताएं हैं उनका क्या उल्लेख किया गया है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे आप कि कविता में यात्रा के दौरान अनिश्चितताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे कि गहरे गह्वरों और गिरियों, बागों और सुंदर वनों का मिलना, और यह भी अनिश्चित है कि यात्रा कब समाप्त होगी और रास्ते में कांटे या फूल मिलेंगे, है ना। कि यानी कि अच्छी चीजें भी मिल रही है, खराब चीजें मिल रही हैं, रास्ते में कांटे भी मिल सकते हैं और फूल भी मिल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, वाक्य का क्या अर्थ है। ये जो वाक्य है आपका कि स्वप्न पर ही मुग्ध यहाँ पर मत हो, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि केवल सपनों के पीछे भागना न हो, बल्कि सत्य को पहचानना और उसे समझकर ही जीवन में सफलता की दिशा तय करनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज आपको बताऊं बच्चों, हमें ना कभी खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और दुनिया से आप झूठ बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद से अपने आप को ऑनेस्ट रखना चाहिए, ठीक है। जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ खुद से, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप अकेले में होते हैं तो बात करते हैं ना, यार ये चीज हो गया, वो चीज हो गया, वहां पर कोई होता नहीं है आपसे बात करने वाला, आप खुद से बात कर रहे होते हैं, तो वो आप अपने अंतरात्मा से बात कर रहे होते हैं, इनर सोल से बात कर रहे होते हैं। और खुद से हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित बात हो या फिर जीवन में कुछ करने से रिलेटेड बात हो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अपने आप से। चलिए अब हम लोग आ गए हैं खंड ख के अंदर। देखिए खंड ख यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी जो रहेगा खंड ग आपका कह सकते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। यहीं से कई सारे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं सेम टू सेम उठ करके, और जो मैं आपको करवा रहा हूं ना बच्चों, मैं 200% की श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। खंड ख जो रहेगा आपका यानी सेक्शन बी, इसके अंदर आपकी जो थर्ड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली, इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या करके। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो चलिए जी लिख देते हैं। तीसरे का पहला है कि रेडियो समाचार लेखन की भाषा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। रेडियो समाचार लेखन जब किया जाता है, जैसे आपने रेडियो पर कभी ना कभी समाचार सुना होगा इस तरह से, ठीक है, तो समाचार उसमें आप कोई चीज दिखाई तो जाती नहीं है, उसमें चीजों को बोला ही जाता है कि नहीं। तो रेडियो पर जब समाचार बोलना है
तो उसके लिए समाचार को लिखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर पढ़ पढ़ के हम लोग बोलेंगे रेडियो पर जा करके। तो उसके लिए यहाँ पर भाषा कैसी होनी चाहिए, तो जब भी हम रेडियो के लिए समाचार लिखते हैं तो भाषा सरल और आम बोलचाल की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि रेडियो को हर वर्ग का व्यक्ति सुनता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सभी सुनते हैं, ठीक है। सहज बोध होना चाहिए, आसानी से समझा जा सके समाचार को, ठीक है। मानवीकरण होना चाहिए और दृश्यात्मक होना चाहिए, यानी कि इमेजिन कर सके, जब भी समाचार बोला जाए रेडियो के द्वारा तो उसको हम इमेजिन कर सके। जैसे भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, ठीक है। ये याद आया आपको कुछ दिमाग में? ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। 1975 आपातकाल इमरजेंसी कैसे घोषणा की गई थी? रेडियो पर, आकाशवाणी पर ही तो घोषणा की गई थी, ठीक है। जैसे ही उन्होंने बोला यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है राष्ट्रपति जी ने, सभी के दिमाग में इमेजिनेशन आ गया और ये भैया गड़बड़ हो गया यहाँ पर। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कविता लेखन के लिए आवश्यक प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। जब भी कविताएं लिखी जाती है तो उसको लिखने के लिए क्या क्या प्रमुख घटक होते हैं उनके बारे में हमें बताना है। सबसे पहला है भाषा का समन्वयक ज्ञान, यानी कि कविता में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भावों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है कि कवि कविता में भाषा के रोज नए प्रयोग द्वारा अपने अनुभवों को रूप प्रदान करता रहे, ठीक है। जब भी कविताएं लिखी जाए तो उसके अंदर भाषा, जो लैंग्वेज होता है, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, क्योंकि इसी के माध्यम से यहाँ पर जो भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उसको प्रकट किया जाता है, ठीक है। और जो कवि होते हैं उनको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते रहने चाहिए, जिससे कि नई चीज़ें हमें देखने को मिले। तो कविता लेखन के अगर आपसे आवश्यक या कह लीजिए प्रमुख घटक पूछेगा तो पहला लिख दीजिएगा भाषा का समन्वय ज्ञान, ठीक है। दूसरा होता है शब्द विन्यास। ये क्या है जी? तो शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय मित्र होते हैं, इसलिए कविता लेखन के समय कवि को अपने भावों और विचारों के अनुरूप शब्दों का चयन करना और उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। शब्द मनुष्य के सबसे प्रिय होते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड ले लीजिए, अब एक्सेप्ट कि वो वायलेंस वाला वर्ड हो, उसको छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो वर्ड्स होते हैं वो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसलिए कविता लेखन के लिए इस समय कवि को ना अपने भाव, जो उसके अंदर इमोशन वगैरह आ रहे हैं, जो उसके अंदर थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, उसके अनुरूप शब्दों का चयन करना चाहिए, ताकि जो कविताएं हैं उनको बहुत अच्छे से लिखा जा सके और जो पाठक है यानी पढ़ने वाला है उसको मजा आ सके, उसको रुचि आ सके। अगला है छंद विषयक बुनियादी जानकारी। अब ये क्या है जी? तो ये भी कविता लेखन के आवश्यक घटकों के अंदर आप लिख सकते हैं कि छंद और तुक से बंधी हुई रचना हमारी भावनाओं को संगीत में बांधकर हमारे सामने प्रस्तुत करती है, तो उसकी छुअन हमें भीतर तक उस भाव से जोड़ देता है। इसलिए कविता में छंद और तुक कविता को अधिक भावमयी बना देते हैं। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहा जाता है? वह मुद्रित माध्यम में पत्रकार को किस बात को ध्यान में रखना पड़ता है? तो देखिए, दो क्वेश्चन को जोड़ करके एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया है। पहले तो यहाँ पर ये पूछा है कि एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो मुद्रित माध्यम होता है, यानी कि जो प्रिंटेड मेथड्स होते हैं, प्रिंटेड यहाँ पर चीजें आती हैं जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर वगैरह, इसमें पत्रकार को किस बात को ध्यान में रखना पड़ता है? तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे आप, कि जब कोई अखबार किसी खास विचार या खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर उसके पक्ष में जनमत लगाने का अभियान चलाता है तो उसे एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं बच्चों, ठीक है। कोई भी अखबार, ठीक है, किसी खास विचार के ऊपर, किसी खास मुद्दे को लेकर के, ठीक है, उस पर जनमत लगाने का अभियान चलाता है कि हाँ सभी आइए इस तरह से वोट दीजिए, है ना, तो वो आपका एडवोकेसी पत्रकारिता आ जाएगा। जैसे ट्रम्प अभी अमेरिका में क्या क्या कर रहे हैं, तो उसी को लेकर के कोई भी अखबार आ जाएगा, उस मुद्दे को लेकर के उस पर जनमत करवा दे, ठीक है, अभियान चला दे, ये तो ये एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाएगा। अगला है मुद्रित माध्यम में पत्रकार को इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, ठीक है। यानी मुद्रित माध्यम, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी अखबार है, ठीक है, तो वो मुद्रित माध्यम में आ जाएगा। उसमें अगर कोई पत्रकार है तो उसको ध्यान में रखना है कि भैया जो मेरा अखबार छपने वाला है उसके अंदर कोई गलती ना हो, क्योंकि एक बार वो छप गया तो उसमें अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सकता है। तो उसमें गलतियां, अशुद्धियों को दूर करना, ये मुद्रित माध्यम में ये पत्रकार को ध्यान में रखना पड़ता है बच्चों। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब हम लोग आ गए हैं चौथे क्वेश्चन के अंदर।
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है और क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है आपको 60 शब्द यानी कि 60 वर्ड का यहाँ पर वर्ड लिमिट लगाया गया है। तो चौथे का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों में से रेडियो माध्यम की खूबियां व कमियां जो है उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए, रेडियो आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा है तो यूट्यूब पर गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। और आप 12वीं के बच्चे हैं, ठीक है, 17 18 साल 19 साल आपकी उम्र है, तो मैं पूरा श्योर हूं कि आपने रेडियो जरूर देखा होगा, गांव वगैरह में गए होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए इसी बात पर और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने रेडियो देखा है। अगर आपने रेडियो देखा है तो कमेंट कीजिए यस जय भैया, मैंने रेडियो देख रखा है कि रेडियो होता कैसा है और मैंने सुन भी रखा है, चला भी रखा है। ये सब जो भी आपका रेडियो के साथ एक्सपीरियंस है कमेंट करके बताइएगा। तो जो रेडियो माध्यम होता है उसकी खूबियां जो है और कमियां जो है, यानी अच्छी चीजें और खराब चीजें, उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले इसकी अच्छी चीजों के बारे में समझ लेते हैं कि इस माध्यम से ध्वनि, स्वर, शब्दों तथा संगीत से मनोरंजन व ज्ञानवर्धन होता है। ठीक है, जो रेडियो माध्यम होता है उससे यहाँ पर ध्वनि के माध्यम से ही चीजें हम सुन पाते हैं, मतलब उसके अंदर कोई चीज देख तो पाते नहीं है, वहां से आवाज आती है और स्पीकर में से, रेडियो में जो स्पीकर लगा होता है और उसी से सारी चीजें होता है। तो उसके माध्यम से यहाँ पर संगीत का हम इंजॉयमेंट ले सकते हैं, है कि नहीं, और भी यहाँ पर ज्ञानवर्धन वगैरह किया जा सकता है, मनोरंजन किया जा सकता है कि नहीं। और मैंने ना अभी फ़ोन में भी, देखिए आपके फ़ोन में भी हो सकता है रेडियो का फीचर हो, मोस्टली फ़ोनों में होता है, मेरे फ़ोन में भी है। तो मैं रात के टाइम मोस्टली रेडियो सुनना पसंद करता हूँ, रेडियो पर बड़ा मज़ा आता है बच्चों। ठीक है, 93.5 रेड FM लगाइएगा, उस पर इस तरह से बजाते रहो ढिचक ढिचक, मस्त गाने वाने आते हैं, मज़ा आता है। देखिए, रेडियो सुनने का ना एक अलग ही क्रेज होता है। अब मैं भी उस जमाने से नहीं हूँ कि मेरे को रेडियो का उतना ज़्यादा शौक हो, लेकिन मैंने अपने पिछली जनरेशन्स को देखा है तो उनसे थोड़ा बहुत तो इन्फ्लुएंस हुआ था मैं भी, और रेडियो पर कुछ कुछ चीज़ें सुनता हूँ। आप भी, आपको जब मौका मिले तो ईयरफोन लगाइएगा फ़ोन के अंदर और रेडियो ऐप खोलिएगा जो कि कहीं कोने में पड़ा हुआ होगा आपके फ़ोन में, और उसमें ना सुनिएगा 1-2 FM, मतलब 1-2 रेडियो के वो जो आते हैं ना चैनल्स, वो लगाइएगा और सुनिएगा, बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, तो इससे हम अपना एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन कर सकते हैं, संगीत का आनंद ले सकते हैं और ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। ये रेडियो की खूबियों के अंदर यानी कि अच्छाइयों के अंदर आप लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, यह सस्ता माध्यम है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है कि नहीं, इसलिए सभी वर्ग के लोग जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सभी वर्ग के लोग जो है इसका आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि निरक्षर व पढ़े लिखे सभी इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, अगला, इसके माध्यम से दूर दराज के कार्यक्रम भी आसानी से सुने जा सकते हैं। दूर दराज के कार्यक्रम आसानी से आप रेडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। तो ये तो रेडियो माध्यम की आपका यहाँ पर खूबियां हो गई। अब हम बात करते हैं रेडियो माध्यम की खामियों के बारे में। तो देखिए, रेडियो माध्यम की अगर हम खामियों की बात करें तो आप लिख सकते हैं ये एक रेखीय माध्यम है। ठीक है, इसे पीछे नहीं लौटा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख रहे हैं ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अच्छा कर सकें। मान लीजिए कि कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप रिवाइंड कर लेंगे, थोड़ा सा इस तरफ से टैप 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 करेंगे और पीछे जाकर के आप वो वाला चीज देख लेंगे। लेकिन रेडियो पर ऐसा कोई भी आपको चीज देखने को नहीं मिलेगा। रेडियो पर एक बार जब कोई चीज बीत गई तो वो बीत गई। ठीक है, इसलिए ये एक रेखीय माध्यम है, इसको रिवाइंड नहीं कर सकते आप, पीछे नहीं कर सकते ना आगे कर सकते हैं, जैसा चल रहा है वही सुन सकते हैं बस। तो ये इसकी एक कमियां हैं। ठीक है, कई बार रेडियो कार्यक्रमों एवं समाचार बुलेटिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। कई बार आपको रेडियो पर वेट करना पड़ता है कि अच्छा ये वाला समाचार आएगा, ये चीज आएगा, है कि नहीं। रेडियो में अधिक लंबे कार्यक्रम नहीं सुन सकते क्योंकि वो उबाऊ हो जाते हैं। ज्यादा लंबे कार्यक्रम आप नहीं सुन सकते, बोरिंग से हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा आपका। अगला, इस माध्यम में श्रोताओं को बांध कर रखना काफी कठिन होता है। ये जो माध्यम है बच्चों, इसमें जो श्रोता है, श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, तो इसको बांध करके रखना बहुत ज्यादा कठिन होता है कि हाँ भैया रहो 1-2 घंटा और मेरे यहाँ पर कार्यक्रम वगैरह सुनो, तो ये काफी कठिन होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप रेडियो माध्यम की खामियों के बारे में या यूं कह लीजिए कमियों के बारे में लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। पहले वाले क्वेश्चन में ना सिंपली आपको सिर्फ खूबियां बतानी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ तक था कि आपको सिर्फ खूबियां बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था जिसमें हमें कमियां बतानी थी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं और इसे किस किस नाम से जाना जाता है।
तो इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पर समाचार पत्रों का प्रकाशन एवं खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट पर जो समाचार पत्र हमें मिलते हैं उसको जो पब्लिश किया जाता है और जो खबरों का आदान प्रदान किया जाता है, न्यूज को इधर से उधर किया जाता है, यही इंटरनेट पत्रकारिता होता है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर आप लिख सकते हैं वेब पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता और साइबर पत्रकारिता। ठीक है, और अगर इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले 2-3 अखबारों के नाम की बात करें, ये पूछ लिया जाता है आपसे, सीधा पूछ लेगा कि ऐसे 2 से 3 समाचार पत्रों के नाम बताइए जो इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं नव भारत टाइम्स, नव भारत टाइम्स। ठीक है, और अगला आपका हो गया हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, मैं HT लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइए इस तरह से। ठीक है, ये आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है। दैनिक भास्कर वगैरह भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आगे देखिए 2 रूपों की बात कर रखी है। पहला, इंटरनेट का उपयोग खबरों के संप्रेषण के लिए किया जाता है और दूसरा, इंटरनेट का उपयोग खबरों के सत्यापन एवं पुष्टिकरण के लिए किया जाता है। तो ये 2 चीजें यहाँ पर बताई गई है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 5वें क्वेश्चन के अंदर। 5वां क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर फ्री के नंबर होंगे बच्चों। यहाँ पर ना कोई भी आंसर की वैसा नहीं काम में आता है कि हाँ यही एकदम एक्यूरेट लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर जब भी 5वां क्वेश्चन चेक करते हैं ना टीचर, तो वो आपकी क्रिएटिविटी देखते हैं कि कितना अच्छे से बच्चे ने लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक दे देगा आपको, तीनों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको रचनात्मक लेख लिखना है। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं निबंध टाइप का आपको लिखना होता है। ठीक है, और तीनों जो टॉपिक देगा वो जो हॉट टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड ही देगा। जैसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव, यहाँ पर AI की बात कर रखा है बच्चों। ठीक है, दूसरा है हमारा यहाँ पर परीक्षा के दिन, तीसरा है समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताएं। तो तीनों में से किसी एक पर आपको लिख के दिखाना है। तो मैंने ये परीक्षा के दिन है ये लिख करके दिखाया है कि इस पर आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका टॉपिक लिख देना है जिसके ऊपर भी आप यहाँ पर रचनात्मक लेख लिख रहे हैं। तो मैं परीक्षा के दिन इस पर लिख रहा हूँ, तो मैंने अपना टॉपिक लिख दिया। अब उसके बाद पूरा लिखना शुरू कर देना है। जैसे कि परीक्षा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं, यह वह दिन होते हैं जब हमें अपनी पढ़ाई का परिणाम दिखाना होता है कि नहीं। पूरे साल भर आपने क्या पढ़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट का जो 3 घंटा है वो डिसाइड करेगा जिस टाइम पे आप अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं कि आपने पूरे साल भर कितनी मेहनत की है। ठीक है, उस 3 घंटे को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो ठीक है, अगर उस 3 घंटे की यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं आपके पूरे साल भर की मेहनत उतनी रंग नहीं लाएगी। ठीक है, तो 3 घंटे अच्छे से दिया कीजिए। वही चीज यहाँ पर भी बोल रहा है कि परीक्षा के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। यह वह दिन होता है जब हमें अपनी पढ़ाई का परिणाम दिखाना होता है। परीक्षा के दिन को हमें बहुत ध्यान से गुजारना चाहिए। हमें इस दिन की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए ताकि हमें परीक्षा में अच्छे अंक मिल सके। परीक्षा के दिन हमें जल्दी उठना चाहिए, हमें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, हमें समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना चाहिए। थोड़ा और आप अपनी तरफ से वर्ड्स को ऐड करके लिख सकते हैं, जैसे कि हमें परीक्षा के दिन जैसे कि ध्यानपूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ना चाहिए, हमें सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना चाहिए। परीक्षा के दिन हमें अपने जवाब को साफ और सुंदर लिखना चाहिए। ठीक है, हमें जल्दी में काम नहीं लेना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर मैंने लिख करके बताया। देखिए ये मैंने थोड़ा सा इजी वे में आपको बताया है, लेकिन जब आप लिखिएगा ना रचनात्मक लेख तो थोड़ा सा 12वीं का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करके रखिएगा। ये अगर इस तरह से आप लिख करके आएंगे तो आपका उतना मार्क्स मिलने का चांसेस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा ना उसमें आपको मैं 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा आसान है इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो आपका 15 तारीख को हिंदी का पेपर है, उसके बाद फिर पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल है, संस्कृत, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, साइकोलॉजी, सभी के लिए वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके आपको कर देना है ऑल पे क्लिक, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, या 60 शब्दों में लिखिए। तो छठे का पहला है कि संवाद नाटक के प्राण होते हैं, सिद्ध कीजिए। जो संवाद होता है एक तरह से कन्वर्सेशन जिसको आप कहते हैं, वो नाटक का ठीक है प्राण होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संवाद होता है। संवादों के बिना नाटक की गतिशीलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।
ठीक है। संवादों से ही नाटक के चरित्रों का विकास होता है। संवाद ही काव्य को गतिशील बनाते हैं। ये जितने सहज होंगे उतने ही दर्शकों के मर्म को छुएंगे। अतः नाटक के संवादों को परिवेश के अनुकूल ही सहज स्वाभाविक होना चाहिए, तभी वे दर्शकों को बांधने में सफल होते हैं और नाटक की सार्थकता भी तभी सिद्ध होती है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि रंगमंच प्रतिरोध का सशक्त माध्यम है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से जो रंगमंच होता है बच्चों, ये प्रतिरोध का एकदम सशक्त माध्यम होता है। ठीक है, सबसे कह लीजिए स्ट्रॉन्ग जो वे होता है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए, रंगमंच जैसी विद्या का सृजन मूलतः अस्वीकारता के भीतर से होता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो वैचारिक टकराहट भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो वैचारिक टकराहट भी उत्पन्न होती है, ये हमें देखने को मिलता है। यानी कि उनके जो विचार है उनमें टकराहट देखने को मिलती है दो कैरेक्टर्स के बीच में। रंगमंच की प्रस्तुति द्वारा समाज के विभिन्न मुद्दों को प्रकाशित करते हुए लोगों को जागरूक किया जा सकता है। असंतुष्टि, अस्वीकार, छटपटाहट और प्रतिरोध जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, नाटक उतना ही गहरा और सशक्त साबित होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कहानी के संदर्भ में लिखिए कि द्वंद्व से क्या अभिप्राय है, वह कहानी का महत्वपूर्ण तत्व क्यों होते हैं। ठीक है, या क्यों है। तो देखिए, द्वंद्व मन मस्तिष्क में उठने वाला वैचारिक मंथन, किसी काम में आने वाली बाधा, दो पात्रों का आपसी मतभेद, ये आपका द्वंद्व हो गया। इसके महत्व की अगर बात करें तो द्वंद्व द्वारा कथानक को गति प्रदान करना, ये किया जाता है। द्वंद्व के कारण कहानी में रोचकता आती है, यानी इंटरेस्ट आता है, और द्वंद्व के बिंदु जितने स्पष्ट होंगे कहानी उतनी ही सफल होगी। तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। अगर आप वीडियो के इस टाइमलाइन पर आ गए हैं, यानी वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब आप सीरियस है अपने प्री बोर्ड एग्जाम को लेकर के, और खासकर जो आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाला है इसको लेकर के। आप चाहते हैं कि आप इनमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। ठीक है, मतलब मार्क्स अच्छे स्कोर करके अपने फ्यूचर में और अच्छा ग्रोथ लेकर के आए। तो देखिए, मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहूँगा, इस सैम्पल पेपर के ऊपर जो 50% का डिस्काउंट ऑफर है वो लाइव है। इन सैम्पल पेपर्स को आप ले सकते हैं। इन सैम्पल पेपर्स को बनाने के लिए हमने जो हमारा 8 से 9 सालों का टीचिंग का एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, और मैं खुद 2019 में जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम पे मैं टॉपर रह चुका था। तो मेरा जो दिमाग था, शातिर दिमाग कह सकते हैं, कि कैसे मैंने टॉप किया था, क्या क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे, तो वो क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पर ऐड किया है। साथ ही साथ पिछले 10 साल के जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के, उनको अच्छे से एनालाइज किया है। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन निकलते हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन जो हर बार के एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछ ही लिए जाते हैं, तो उन सैम्पल पेपर मतलब उन क्वेश्चंस को भी इन सैम्पल पेपर्स के अंदर ऐड हमने किया है, जिससे कि ये सैम्पल पेपर आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सैम्पल पेपर को आप ज़रूर लीजिए, यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है इस पर कॉन्टैक्ट करके, और अभी आपको एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर 149 में मिल जाएगा, जो जल्दी ही इसका प्राइस वापस से ओरिजिनल प्राइस पे होने वाला है। अभी डिस्काउंट में मिल रहा है 50%। ठीक है, और जो इसका ओरिजिनल प्राइस है वो 299 रुपये है। तो कुछ टाइम में ही ये 299 रुपये टच कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे धड़ल्ले से मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज ही इन सैम्पल पेपर को लेकर के अपने मार्क्स को और बेहतर बनाइए बच्चों। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। खंड ग के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन सी भी कहते हैं, और इस सेक्शन के अंदर जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, यानी कि आपकी किताबें हैं अंतरा और अंतराल वाली, इसके आधार पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें काव्यांश दे दिया है, इसको पढ़ना है और इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर देना है सही विकल्प को चुन करके। तो ये काव्यांश देख सकते हैं, इस तरह से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मैं काव्यांश की कुछ लाइनें रीड कर देता हूँ आपके लिए। जैसे, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, तरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा, मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। ठीक है, तो इस तरह से करके आपका यहाँ पर ये काव्यांश दिया गया है। अब इसके आधार पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रस्तुत काव्यांश किस नाटक से लिया गया है। तो ये जो काव्यांश है बच्चों, ये आपका चंद्रगुप्त जो नाटक है वहां से लिया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कविता में भारत के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर नहीं कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत में राजाओं के बीच में युद्ध होते रहते हैं, ये नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बरसाती आंखों के बादल से क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। तो इससे यहाँ पर यह विशेष जो सो कि अर्थ व्यंजित होता है कि भारतीय संवेदनशील व करुणामयी होते हैं। जो भारतीय लोग होते हैं वो संवेदनशील होते हैं बहुत ज़्यादा, और करुणा से भरे हुए होते हैं, दयावान टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। तो जो प्रसाद जी है उन्होंने उपरोक्त सभी विशेषताओं की ओर यहाँ पर संकेत किया है भारत के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पर ये जो तीनों दिया गया है तीनों बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु सुरधनु से पंख पसारे में अलंकार बताइए। तो इसमें जो अलंकार है बच्चों ये उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। 8वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो काव्य खंड पर आधारित यहाँ पर 3 प्रश्न हैं और 3 में से कोई 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 40 शब्द यहाँ वर्ड लिमिट हमारी बताई गई है। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर क्वेश्चन है क में, यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीप को स्नेह भरा, गर्व भरा एवं यहाँ पर जैसे कि मदमाता क्यों कहा है बताइए। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसके आंसर को। तो देखिए कविता में जो दीप स्नेह गर्व तथा अहंकार से युक्त व्यक्ति का प्रतीक है, इसलिए ऐसा कहा गया है। ठीक है, जो दीप है बच्चों वो यहाँ पर स्नेह गर्व और अहंकार से भरा हुआ एक व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, दीप तेल के कारण जलता है और प्रकाश देता है, वैसे ही मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है कि जो दीप होता है, दिया जो होता है बच्चों, आपने देखा होगा जैसे अभी दिवाली आने वाला है ना, तो उसमें हम लोग यहाँ पर दिया जलाएंगे। जो दिया जलता है वो तेल के कारण जलता है और प्रकाश देता है, यहाँ पर देता नहीं इस तरह से। उसी प्रकार से जो मनुष्य होता है वो स्नेह के कारण जो है जीवित रहता है, यानी कि लगाव के कारण, प्यार के कारण जीवित रहता है। आगे देखिए बताया गया है, दीप संसार को प्रकाशित करता है, उसकी लौ झुकती नहीं है, जो उसके गर्व का सूचक होती है। जो दीप होता है हमारा वो पूरे संसार को यहाँ पर प्रकाशित करता है। उसकी जो लौ होती है, लौ मतलब कि जो आग जल रही होती है वो झुकती नहीं है कभी भी। ठीक है, इससे उसके गर्व का हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ये उसका गर्व का सूचक होता है। उसी प्रकार से बताया गया है, मनुष्य में अपने कार्यों के कारण गर्व विद्यमान होता है, वह कहीं झुकता नहीं है। जलते हुए दीप की लौ इधर उधर हिलती रहती है, कवि ने इसे ही मदमाती कहा है। जलता हुआ जो दीप होता है, अगर आप एक दिया जलाएंगे तो देखेंगे कि उसका जो आग है इधर उधर हिलते रहता है। ठीक है, तो इसी को लेकर के कवि ने इसे मदमाती हुई कहा है। मनुष्य भी मस्ती में इधर उधर मदमदाता बोल रहा हूँ यहाँ पर, मद माता रहता है। ठीक है, इस तरह से तो जब हम खुश होते हैं, यहाँ पर मस्ती में रहते हैं, तो हम भी इधर उधर ऐसे वैसे हिलते रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि कवि ने उसे स्नेह भरा, गर्व भरा एवं मदमाता कहा है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, उतना टफ नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या है, गीतावली के पद जननी जैसो कि निरक्ति बान धुनिहा के आधार पर राम के वन गमन के पश्चात माँ कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए शुरुआत की जो लाइन है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि राम के वन गमन के पश्चात जो माँ कौशल्या थी उनकी मन की क्या स्थिति थी उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आंसर इस तरह से लिखना है कि राम के वन चले जाने के बाद राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही व्यथित रहने लगती है। ठीक है, और घर में जहाँ कहीं भी उन्हें राम के बचपन की कोई वस्तु दिखाई देती है तो उन्हें राम की याद सताने लगती है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर ऐसा तो होगा ही। और देखिए बताया गया है, वे राम के बचपन के दिनों के खेलने वाले धनुष बाण को देखकर उठा लेती है और बार बार राम को याद करते हुए उन्हें अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। जो बचपन में राम जी जो जिन धनुष बाणों से खेला करते थे उनको उठा करके वो क्या करती हैं, राम जी को याद करती हैं। यहाँ पर बार बार ये अपने यहाँ पर दिल से लगा लेती हैं, अपने नेत्रों से यानी अपनी आंखों से लगा करके वो राम जी को याद करती हैं। ठीक है कौशल्या माँ। इसी प्रकार से बालक
राम के नन्हे नन्हे पैरों की सुंदर जूतियां देखकर भी उनका हृदय उमड़ पड़ता है और उन्हें भी वे अपने हृदय और नेत्रों से लगाती हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं राम जी के वनगमन के पश्चात माता कौशल्या की मनस्थिति के बारे में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूँ। पहले भी मैंने करवाया है आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि वह लता वहीं की जहाँ कली तो खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि वह लता वहीं की थी जहाँ पर वह कली बन करके खिली है। इस पंक्ति के द्वारा इस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है कि सरोज का अपने ननिहाल में ही पालन पोषण हुआ था। जो सरोज थी उसका पालन पोषण कहाँ हुआ था? उसके ननिहाल में ही हुआ था। वह उसी कुल में एक कली के रूप में विकसित हुई जिसमें उसकी माँ एक लता के रूप में पल्लवित पुष्प हुई थी, जिसमें जिस कुल के अंदर उसकी माँ जो थी माता श्री वो एक लता के रूप में जो आगे यहाँ पर बड़ी हुई थी, वहीं पर जो सरोज है वो एक कली के रूप में, एक फूल के रूप में यहाँ पर विकसित हुई थी बच्चों। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। ये सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन है बेसिकली, तो ये मैंने आपको करवा रखा है वैसे तो, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ये सप्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा और उसके आधार पर करना होगा। जैसे ये देखिए, इसके अथवा में जो क्वेश्चन है ना उसका सप्रसंग व्याख्या करके दिखाया है। यहाँ से सप्रसंग व्याख्या करने के लिए शुरुआत की लाइनें ले लीजिएगा और अंतिम की लाइनें ले लीजिएगा, यानी लास्ट की लाइन। तो देखिए शुरुआत की लाइन ले ली है मैंने, अगहन देवस घटा, और लास्ट की लाइन है धुआं हम लाग करके। ठीक है, बीच में डैश 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 करके आ जाएगा। फिर यहाँ पर संदर्भ में हम लिख देंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ कक्षा 12 के हिंदी विषय के काव्य खंड 12 से ली गई हैं, जिसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ठीक है, और आगे बताया गया है प्रसंग के अंदर उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने नागमती की विरह व्यथा का वर्णन किया है, जिसे उसका पति पद्मावत से शादी करने के लिए छोड़कर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर पूरी की पूरी व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको व्याख्या करना है बच्चों। क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाएगा काव्यागत विशेषताएं। तो इसके अंदर आप लिख दीजिएगा नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना करके भी लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। इसके अंदर रस के बारे में बता दीजिएगा, अलंकार के बारे में बता दीजिएगा, कैसी बोली का प्रयोग हुआ है, मोस्टली खड़ी बोली का प्रयोग होता है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स कंप्लीट करवा देते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, यहाँ पर बेसिकली ये गद्यांश वाला है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है तो इसको स्किप कर देते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले अटेंड कर रखा है हमने। बेसिकली ये गद्यांश वाला क्वेश्चन जो है ना काफ़ी आसान है। ठीक है, 1-2 बार हमने प्रैक्टिस कर रखा है इसका। तो पहले के सैम्पल पेपर्स की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो इससे पहले जो मैंने 2 सैम्पल पेपर अपलोड किए हैं वो आपके सामने खुल करके आ जाएंगे, तो उनका वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी तीनों यहाँ पर बुक है, जैसे एक अंतरा वाली बुक हो गई, अंतराल वाली बुक हो गई और अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो बुक हो गई, इन तीनों बुक का वन शॉट का वीडियो मैंने बना दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं बच्चों। आज जो आपका एग्जाम होने वाला है इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ये वीडियो। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 11वें के क में देखिए क्या क्वेश्चन है कि बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। देखिए, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके क्यों नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद अच्छी तरह समझ रहा था। ठीक है, कि किस तरह से उसकी मानसिक पीड़ा है, किस तरह से यातना है, उसको हरगोविंद अच्छे से समझ रहा था। उसके मायके पहुंचकर वहां का खुशनुमा वातावरण और आवभगत देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। ठीक है, जैसे ही वो हरगोविंद जो वहां मायके पहुंचा उसके, तो वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा खुशनुमा था, उसकी अच्छी खासी आवभगत हुई कि अच्छा संवरिया आ गए हैं, आइए आइए करके, है कि नहीं। तो इतना सब देख करके उसकी हिम्मत ही नहीं हुई संवाद यहाँ पर सुनाने की। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है क्योंकि अगर वो संवाद सुना देता तो इससे गांव की इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी, ये उसको दिख रही थी। ठीक है, और लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो गांव की लक्ष्मी है वो गांव को छोड़कर सदा के लिए चली जाए। उसकी वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा, उसका जो यहाँ पर कष्ट हो रहा है, उसको दिक्कतें हो रही हैं बड़ी बुढ़िया को। ठीक है, तो उसका वो समाचार जो है वो कैसे सुनाएगा, समझ रहे हैं आप। तो इन कारणों के आधार पर जो बड़ी बहुरिया का संवाद है वो हरगोविंद उसके मायके नहीं पहुंचा सका।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे क्योंकि वसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर जैसे कि उनके यहाँ खूब नाच रंग व उत्सव होना ये कारण है जिस कारण से कहा जा सकता है कि वो एक खासे रईस थे। प्रत्येक कार्य नौकरों से करवाना कि भैया हम तो रईस आदमी हैं, तुम नौकर हो तुम करो, है कि नहीं? एक छोटे लड़के का उनके पीछे पीछे पान की जैसे कि तश्तरी लेकर लगे रहना और उनकी हर एक अदा से रियासत व तबीयतदारी टपकती थी। इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे बच्चों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लेखक द्वारा घड़ी के पुर्जों के माध्यम से धर्म के रहस्य की व्याख्या किस प्रकार की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर समझिए बच्चों। लेखक द्वारा घड़ी के पुर्जों के माध्यम से धर्म के रहस्य की व्याख्या कुछ इस प्रकार से की गई है कि लेखक ने घड़ी के पुर्जों की जानकारी को केवल घड़ी साज तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु वे साधारण व्यक्तियों को भी घड़ी को खोलकर देखने, उसके कल पुर्जे साफ करने और फिर से जोड़ने का अधिकार देना चाहते हैं। अर्थात धर्म के जो गुठ यहाँ पर रहस्य है वो पदेशकों तक ही सीमित न रहे, जन सामान्य को भी उसके गहरे अर्थों को समझने का अधिकार देना चाहिए। यानी कि आम जनता भी धर्म के रहस्यों को समझ सके, ये अधिकार मिलना चाहिए। ये यहाँ पर ये बातें हो रही हैं। ठीक है, जैसे घड़ी को खोलने का अधिकार सबको दे दिया कि भैया खोलो घड़ी को और वापस बंद करके रख दो, इस तरह से, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पर बातें बताई गई है। ठीक है, इसके आगे चले तो हमारा 12वां क्वेश्चन सप्रसंग व्याख्या वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला भी जो सप्रसंग व्याख्या है ये मैंने आपको पहले करके बता रखा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर आगे छोड़ देते हैं, मतलब आगे चलते हैं स्किप करते हुए। इससे पहले वाले जो सैंपल पेपर्स की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उसमें आप जा करके देख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सीधे अपने 13वें क्वेश्चन के ऊपर। 13वां जो क्वेश्चन है ये आपका अंतराल वाला जो बुक है ना, वहाँ से ये 13वां क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन में बेसिकली 3 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे और हर एक क्वेश्चन का वर्ड लिमिट दिया गया है 100, यानी कि 100 शब्दों में कम से कम आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर 13वें के क में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैंने आज के इस वीडियो के अंदर लिया है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन की। ठीक है, कि तो हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन, इस स्टेटमेंट के संदर्भ में, ठीक है, सूरदास का जो चरित्र निकल करके आता है उसके बारे में हमें बताना है। तो सूरदास जो है वो हार न मानने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, इतना सब जब हो गया उसके साथ, तब भी वह दोबारा प्रयास करने को तैयार रहता है, कर्मशील और मेहनती है, प्रतिशोध की भावना से मुक्त रहता है, वो बदला उदला लेने में विश्वास यहाँ पर नहीं रखता है, निर्णय लेने की क्षमता है उसके पास। ठीक है, ये कैपेबिलिटी है कि वो निर्णय ले सकता है, पॉजिटिव निर्णय यहाँ पर ले सकता है। ठीक है, केवल मौन रह करके ही अपने ऊपर किसी खराब चीज को हावी वो नहीं होने दे सकता है। ठीक है, सहृदय एवं परोपकारी है। सूरदास कोमल हृदय का है, जिसने स्वयं पर संकट आने का अंदेशा होने पर भी सुभागी को शरण दी। अतः अंत में भी सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर सूरदास के सहृदय एवं परोपकारी होने का पता चलता है। लास्ट में आप लिख देंगे आशावादी दृष्टिकोण है सूरदास का। मिठुआ के खेल की बात सुनकर सूरदास के मन में भविष्य के प्रति नवीन आशा जागृत होती है। वह अतीत को भूलकर भविष्य को फिर से सुधारना चाहता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लेखक ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की। तो देखिए लेखक ने माँ और जो बत्तखों की माँ होती है और मानव शिशुओं की जो माँ होती है उनकी तुलना करते हुए कई पक्ष सामने रखे हैं। लेखक को दोनों में कई समानताएं दिखी हैं। जो इंसानों की माँ होती है यानी हम लोगों की जो माताश्री होती हैं और जो बत्तखों की माँ होती है, ठीक है, उनमें कई सारी समानताएं हैं। जैसे खतरों से बचाव, जिस प्रकार बत्तख अपने पंखों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाकर रखती है, उसी प्रकार मानवों की जो माँ होती है अपनी बच्चों की ढाल बनकर उन्हें दुनिया के खतरों से बचाती है कि भैया पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा खतरे ही खतरे हैं, मैं यहाँ पर आपको बचाऊंगी क्योंकि हम क्या है, मतलब आप हमारी माताश्री हमको बहुत पहले से जानती है यार। देखिए पूरी दुनिया हमें कब से जान रही है, हमारा जो उम्र है तब से जान रही है ना, लेकिन हमारी जो माताश्री है हमारी उम्र से 9 महीने ज़्यादा से जानती है। ठीक है, तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि हमें कहाँ पर किन चीज़ों से बचाना है, किन चीज़ों से नहीं बचाना है। ठीक है, तो ये हो गया।
अगला है सतर्कता और कोमलता से देखरेख। जैसे बत्तखों की माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बरतते हुए कोमलता से अंडों को अपने पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मानवों की जो माँ होती है अपने बच्चों को डांटती है, मारती है, लेकिन उस समय ध्यान रखती है कि शिशु को कोई नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा आने वाले खतरों को भांपना। बत्तखों की माँ की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है और उसी प्रकार से मानवों की माँ जो होती है वो भी अपने बच्चे पर आने वाले संभावित खतरे को भांप लेती है कि भैया हमारे ऊपर जो खतरे वगैरह आने वाले हैं ना, हमारी मम्मी को पहले ही पता चल जाता है। मान लीजिए हमें बुखार होने वाला है तो मम्मी हमें पहले ही वार्न कर देगी कि देख तेरे को बुखार होने वाला है, तेरी तबीयत खराब होने वाली है, ये चीज़ें मत कर, ये चीज़ें मत खा। ठीक है, अगर हम मम्मी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम सही रहते हैं, लेकिन अगर मम्मी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो हमें सही में दिक्कत हो जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि मम्मी हमारे ऊपर आने वाले खतरे को भाँप जाती हैं। क्लियर है बच्चों? आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर गौ में देखिए क्या क्वेश्चन है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया बताइए? तो देखिए विश्वनाथ पर अत्याचार की बात करें तो आप ऐसे आंसर लिखेंगे कि विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। अब माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया। विश्वनाथ का दूध क्या हुआ? छूट गया, क्योंकि छोटे भाई का जन्म हो गया तो ज़ाहिर-सी बात है अब दूध कौन पिएगा? वो छोटा वाला भाई पिएगा। विश्वनाथ को उनके 3 साल तक के होने पर पड़ोसी की कसेरिन दाई ने जो है वो पाला और माँ का स्थान जो है वो दाई ने ले लिया। यह विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। भैया यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि उसके ऊपर अत्याचार हो गया, क्योंकि भैया जिस उम्र में माँ के साथ रहना चाहिए था उसको, तो माँ का स्थान किसने ले लिया? कसेरिन दाई ने ले लिया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि विश्वनाथ पर क्या हो गया? अत्याचार हो गया। ठीक है? तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप? अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्ज़ाम्स के लिए, वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।